हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी नई कहानी का फर्स्ट भाग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जेठ महीने की तपती दोपहरी, गगन से सूरज मानो आग उगल रहा था, जिसकी तपन से इंसान तो क्या पशु पक्षी और पौधे तक झुलस रहे थे। बादल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। चारों तरफ गरम गरम लू शाएं चल रही थी। कुल मिलाकर गर्मी अपने प्रकाष्ठा पर थी। इस भीषण गर्मी में सभी समय से अपना काम निपटाकर घर में दुबक जाते। जब तक बेहद जरूरी काम न हो निकलना मुनासिब नहीं समझते। फिर भी कानपुर देहात के मेन मार्केट में थोड़ी चहल पहल थी। इक्का दुक्का मोटर गाड़ियों के साथ ऑटो रिक्शा और साइकिल से इधर उधर अपने गंतव्य स्थान की ओर भाग रहे थे। इसी दोपहरी में दुबे निवास के सामने एक स्कूटी आकर रुकी, जिस पर दो लड़कियां बैठी थीं। दोनों ने अपने चेहरे पर सफेद इश्काफ बांध रखे थे और ऊपर से हेलमेट लगा रखा था। पीछे से उतरती हुई लड़की ने कहा, कॉलेज के एग्जाम खत्म, अब कल से पूरे हफ्ते हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी शुरू। हाँ चल, वो भी अच्छा है, कम से कम इस गर्मी में आने जाने से राहत तो मिलेगी। तुम्हें मिल जाएगी, मुझे मिलेगी तब ना। अरे तुम्हें भी मिल जाएगी, घर वालों को समझा देना। ड्यूटी का जो टाइम फिक्स है, जो रूल रेगुलेशन है, वो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। ये हम तुम जानते हैं, घर वाले जाने तब ना। नाइट ड्यूटी के नाम पे सुनते ही उनके दिमाग में कुछ और ही बातें आ जाती है। देख, पता उन्हें भी है, पर वो जानबूझकर मक्खियां निकलते हैं। हाँ सही बोल रही है, जा अब तू भी घर जा, बहुत गर्मी लग रही है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। चल अब कल शाम को मिलते हैं, बोलकर वो आगे बढ़ गई। तो पीछे से स्कूटी पर बैठी लड़की ने आवाज लगाई, अदिति सुन ना। हाँ बोल, उसने पलटकर घूरते हुए कहा। अरे कल रात कुछ अच्छा चटपटा सा टिफिन लेकर आना, तू तो खाना अच्छा बनाना जानती है ना। चटपटा सा खाना खाकर रात को ड्यूटी कर पाएगी? अरे रात में पेशेंट ही कितने रहते हैं, जो भी है हमें जागना पड़ता है। मैं कुछ हल्का ही लाऊंगी, और हाँ तुझे जो भी कुछ खाना है छुट्टी के दिन मैं बनाकर खिला दूंगी। और फिलहाल मैं तुम्हारी एक भी बातें नहीं सुन रही। अब थोड़ा भी लेट हुई तो घर पर लंच में 100 सवाल के साथ 100 गालियां भी खाने को मिलेगी, बोलकर आगे बढ़ गई। तो स्कूटी पर बैठी लड़की भी सिर हिलाते हुए स्कूटी को दुबे निवास के अंदर घुमा दिया, और अदिति भी मुश्किल से 100 मीटर चलकर अपने घर पहुंच गई। लेकिन इतनी देर में पसीने से उसका पूरा कपड़ा लथपथ हो गया। घर जाकर वो डोरबेल बजाने लगी। फिर याद आया, ये समय तो चाची और उनके बच्चों को आराम करने का है। डोरबेल की आवाज से उनकी नींद खराब होती है, इसीलिए उन्होंने अदिति को चाबी थमा दी। ले, डोरबेल बजाने की जरूरत नहीं, चाबी से तुम चुपचाप दरवाजा खोल के अंदर आ जाया कर। याद आते ही वो अपने पास रखी चाबी से डोर खोलने लगी तो देखा दरवाजा खुला हुआ ही था। वो चौंक गई, आज डोर खुला कैसे है? शायद चाची बंद करना भूल गई। मन ही मन बोलते हुए वो दरवाजा खोला तो दरवाजे के अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। जिस समय में सब सोते रहते थे, खर्राटे मारते थे, उस समय घर में आज बहुत चहल पहल मची है। चाची के साथ अगल बगल की दो औरतें भी उनके काम में जल्दी जल्दी हाथ बटा रही है। चाचा भी एक दो लोग के साथ घर को साफ सफाई के साथ थोड़ा बहुत डेकोरेट करने में लगे हैं। अदिति चौंक गई। अचानक से ये साफ-सफाई साज-सज्जा क्यों? जी मैं आया कि चाची से पूछूं, लेकिन अभी वो जितनी व्यस्त थी उसमें उनको टोकना, कुछ पूछना मतलब जानबूझकर खतरा मोल लेना। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखा और दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। इसीलिए उसने अपने माथे पर जोर देकर याद करने लगी, पर परिणाम ढाके वही 3 बात ही रहे। कुछ याद नहीं आया। अरे अभी ना कोई तीज त्योहार है, ना चाची का जन्मदिन है, ना ही उनकी एनिवर्सरी, ना ही उनके दोनों बच्चों का बर्थडे, कुछ भी नहीं है। फिर इतनी तैयारी और साज-सजावट क्यों, किस लिए? काफ़ी अनुमान लगाकर भी जब नहीं समझ आया तो उसने हिम्मत करके पूछ लिया, चाची आज क्या है, कोई मेहमान आ रहा है या कोई तीज त्योहार है?
चाची ने दांत पर दांत पिटाकर एक बार आंखें तरेर कर देखी और कहा, तेरा जानना जरूरी नहीं है। तू बस जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले और ढंग के कपड़े पहन ले। थोड़ी बिंदी काजल पाउडर भी लगा लेना, बोलकर फिर अपने काम में लग गई। अदिति को चाची की बातें सिर के ऊपर से गुजर गई। कुछ समझ नहीं आया। अब और दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने पलटकर चाचा की तरफ देखते हुए पूछा, आज क्या है चाचा जी, क्यों इतना पकवान बन रहा है और इतनी साफ सफाई और साज सजावट किस लिए? चाचा कुछ बोलते उससे पहले ही उसके दिमाग की बत्ती जली और चौंकते हुए बोली, अच्छा समझ गई, चाची के मायके वाले आ रहे हैं। वो कंजूस श्याम मामा। चाची जब तक जवाब देने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही चाची सीमा गुस्से में अपनी सीमा लांघ चुकी थी। झट से रसोई से निकलकर उसने बगल में खड़ी हो उसका कान पकड़ चुकी थी। क्यों रे, प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आती है? तुझे इशारा किया तो समझ नहीं आया? तू कितना बोलती है रे? हर बात जानना तुझे जरूरी है? जब मैंने तुझे जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है तेरा जानना जरूरी नहीं है। चल जा यहाँ से और फटाफट फ्रेश होकर अच्छा कपड़ा पहनकर तैयार हो जा। अदिति जब तक कुछ समझ पाती तब तक चाची एक और जोर से कान मरोड़ती हुई निकल गई। अदिति की जोर से आह निकल गई। वो अपना कान चलाते हुए सवाल भरी नजरों से चाचा की तरफ देखा तो उन्होंने धीरे से कहा, कुछ मेहमान आ रहे हैं, जा मुंह हाथ धो ले और नया कपड़ा पहनकर थोड़ा अच्छे से तैयार हो जा। मेहमान? ऐसा कौन सा मेहमान आ रहे हैं जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? इतनी साफ सफाई, घर सजाया जा रहा है, इतने पकवान बना रहे हैं और मैं भी फ्रेश होकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाऊं? और अदिति ने वहीं बरामदे पर रखे चारपाई पर अपना बैग और स्कार्फ उतार कर रखा। फिर अपने हाथ से घड़ी खोलने लगी। ये देख, चाची ने फिर कहा, तू अब तक वहां से हिली नहीं, बड़ी ढीठ है लड़की। माँ बाप तो मर गए, बस यही रह गई मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। अब की बार अदिति भी चुप नहीं रही। चाची, आपने मुझे खुद रखा अपनी छाती पर मूंग डालने के लिए। मैं यहाँ नहीं रह रही थी। मेरे नाना और मामा तो आए थे लेने के लिए, तब आपने ही नहीं जाने दिया, उन्हें भगा दिया ये कहकर कि ये मेरी बेटी है, मेरे जेठ जेठानी की आखिरी निशानी, तो मैं इसे पालूंगी माँ बनकर। याद आया कुछ? बोलते हुए अदिति तेजी से चली गई अपने कमरे में। अदिति के कहते ही सीमा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। गुस्से में तुनक कर बोली, देखा देखा आप सबने उस लड़की की जुबान को चलाना, कितनी कैंची की जैसे जबान चला रही थी। तो रसोई पकवान बना रही सब औरतों ने पल्लू में अपना मुंह दबा लिया। हाँ सच में, देखो तो कल की जन्मी लड़की चाची से कैसे बात कर रही है। भला बेटी की जुबान इतना चलता है? अगर यही लक्षण रहा तो कल को जिस घर में जाएगी वहां सास ननद के साथ कैसे निभा होगा। वहां से तो चार ताने और उल्हाने रोज ही सुनने को मिलेंगे। और सीमा, तू भला कैसे इतनी छूट दे दी तूने? तो दूसरी ने कहा, अरे जवान लड़की है, बाहर आती जाती है, 100 तरह के लोगों से बातें करती होगी, मिलती होगी, बेलगाम और बदजुबान तो होगी ही, इसीलिए तो हमने पहले ही कहा था इसको नर्स की पढ़ाई मत करने दो वरना हाथ से निकल जाएगी, तुझे वैल्यू नहीं देगी। रसोई में काम कर रही सभी औरतों ने कहा तो सीमा जी को सह मिला। वो एक बार फिर पति की तरफ मुड़ते हुए बोली, आप बस यूं ही खड़े खड़े देखते रहिए। अरे 4 लोगों के बीच में जबान चल रही है, मुझसे बदजुबानी कर रही है, उल्टा जवाब दे रही है। जाओ लगाओ ना उसे 2 खींचकर, मुंह बंद रखेगी अपना। दरवाजे पर नए पर्दे टांग रहे कुंवर जी ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? व्यवस्था हो ही रही है ना, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो वो हमेशा के लिए चली ही जाएगी। अरे जल्दी जाए, भला टले मेरे सिर से। इधर कमरे में अदिति सोच रही थी, आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है जो चाचा चाची मुझे नए कपड़े पहनने को कहा। ऐसा तो कभी तीज त्योहार में भी नहीं पहनने देते हैं। आखिर माजरा क्या है? अभी फगुआ के दिन ही होली खेलने के बाद शाम को पूरे मोहल्ले के सभी भाभी सज धज रही थी तो बगल की सुलोचना भाभी ने पकड़कर जबरदस्ती उसका भी बाल बना दिया और थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया। इस पर तो चाची ने कितना बवाल काटा था, कितनी गालियां दी। अरे वो सब सज धज रहे हैं अपने पति के लिए, तू किसके लिए इतना सजी है? हाँ समझ गई, होगा कोई यार, नहीं तो लड़के सबको चांस देने के लिए। जब तक मैंने मेकअप धोया नहीं तब तक चाची का मुंह बंद नहीं हुआ और आज वही नए कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए बोल रही है। आखिर बात क्या है? चाचा चाची जब बताने से रहे पर मैं भी
वजह क्या है ये तो जानकर रहूंगी। वो जानबूझकर अपने बेड पर लेट गई, न तो फ्रेश हुई न ही कपड़े पहने। कॉलेज से आई थी, भूख तो काफी तेज लगी थी, पर अभी रसोई में जाती तो चाची तो सुनाती ही। उनके साथ औरतें भी जरूर उसकी हाँ में हाँ मिलाती, इसीलिए नहीं गई। तभी दरवाजे पर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और घर में मानो अफरा-तफरी मच गई। चाचा कुंवर जी फटाफट दरवाजे पर भागे उन्हें कार से उतारने के लिए और स्वागत के लिए। चाची के साथ वे औरतें भी गिलास में पानी निकालने लगी और प्लेट में नाश्ता तैयार करने लगी, तो कोई प्लेट में स्पून डालने लगी। वहीं अदिति कार की आवाज सुनकर भी कुछ पल यूं ही लेटी रही, फिर उठकर खिड़की के बाहर देखा, आखिर कौन आया है। तभी 4 लोग कार से निकले। 2 महिलाएं थीं, 2 पुरुष थे, पर चारों चेहरे अजनबी थे। उसने कुछ क्षण के लिए उन चारों की तरफ देखा, फिर वापस अपने बेड पर पसर गई। इधर नाश्ते की प्लेट की तैयारी करते हुए सीमा जी के हाथ अचानक रुक गए। अरे शीला, तुम ये सब देखो, मैं जाकर उस लड़की को देखूं तैयार हुई कि नहीं है। तो ढीठ इतनी जल्दी सुनेगी कहाँ। बोलते हुए कमरे में आई तो अदिति को पलंग पर लेटे देख पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुरंत थप्पड़ उठा लिया। वो मारने लगी, लेकिन उससे पहले ही बाहर बैठे मेहमान को याद कर हाथ पीछे खींच लिया और कहा, तू अब तक तैयार नहीं हुई। अरे मेहमान आ गए। हाँ पता है मेहमान आ गए, पर हमें क्या करना है, हमसे क्या लेना देना है जो मैं फ्रेश हो जाऊं। सीमा ने मन में सोच लिया, अभी मेहमान दरवाजे पर नहीं होते तो अब तक तुम्हारा मुंह टूट चुका होता, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। चल कोई नहीं, जहाँ इतने साल तुझे सह लिया तो बस कुछ दिनों की बात, तो फिर जान छूटेगा मेरा। मन में सोचते हुए बोली, ये लड़के वाले हैं, तुम्हें देखने के लिए आए हैं समझी, तेरी शादी फिक्स करने के लिए आए हैं। मेरी शादी फिक्स क्या, मैं कुछ समझी नहीं चाची। समझने की जरूरत भी नहीं है, अब जा यहाँ से। चाची ने पलंग से खींचकर लगभग धक्का देते हुए कहा, तब तक कंधे पर रखे गमछे में हाथ पोंछते हुए चाचा जी भागकर आंगन में आए। अरे सीमा, चाय नाश्ते का इंतजाम किया, सब तैयार है। हाँ हाँ, सब इंतजाम हो गया, तैयार है, बस आपकी ये नमूनी भतीजी सब बात सुन ले, तैयार हो जाए। तभी अदिति ने कहा, चाचा आपने सुना चाची क्या बोल रही है, मेरी शादी, ये लड़के वाले हैं मेरी शादी फिक्स करने के लिए आए हैं। तुम्हारी चाची बिल्कुल सही कह रही है, ये तुम्हें देखने आए हैं, जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। बेटा वो बड़े लोग हैं, वे उनके पास टाइम नहीं है ज्यादा। चाचा जी आप कह रहे हैं कि लड़के वाले देखने हैं, जबकि चाची बोल रहे हैं रिश्ता तय करने आए हैं। इसका मतलब अभी मतलब समझने और समझाने का समय नहीं है। जितना कहा उतना कर। अब की बार लगभग चाचा जी ने भी डपटते हुए कहा, नहीं चाचा जी, मुझे मतलब तो समझाना पड़ेगा। आपने कहा था तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कम से कम मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, उसके बाद ही मेरी शादी होगी। आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। अभी मेरा ग्रेजुएट होने में 1 साल बाकी ही है, और तो और मेरे नर्स की ट्रेनिंग भी अभी पूरी नहीं हुई, फिर इतनी जल्दी शादी क्यों। और मुझे आपने एक बार बताया क्यों नहीं। नहीं, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करूंगी। रसोई में काम कर रही औरतों में से एक बार फिर आंचल से मुंह बंद कर लिया, आंखें निकाल कर बोली, हे भगवान, कितना पटर पटर बोलती है ये लड़की, कितना जबान चलाती है। चाची तो दूर, इसे तो चाचा का भी लिहाज नहीं है। सीमा के मुंह से अब तक सुनती आई थी कि लड़की बहुत बदतमीज और उद्दंड है, पर आज अपने आंखों देख भी लिया और सुन भी लिया। एक तो चाचा चाची इसका भला चाहते हैं, ऊपर से इसका जबान चलाना तो देखो। तभी चाचा ने फिर कहा, अरे 22वां साल लग गया, भला क्या ये कम उम्र है। तू सही सलामत बिना किसी कलंक के अपने ससुराल चले जा, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उद्धार हो जाऊंगा, गंगा नहा लूंगा। वही तो चाचा जी, सिर्फ 21 साल की हूँ, 22वां साल अभी लगा ही है, इतनी जल्दी क्यों। हाँ हाँ, शादी करने के लिए 21 साल उम्र कम है, लेकिन लड़के ताड़ने के लिए, इधर उधर मुंह मारने के लिए तो बहुत उम्र हो गई है। चाची जबान संभाल कर, ये आप क्या बोल रही है, क्या मुंह मार रही हूँ मैं। आपने कब देखा जो ऐसा बोल रही है। खबरदार, दोबारा ऐसा मुंह से निकालिएगा मत। अब की बार उठकर सीमा जी ने अदिति को एक चांटा मार दिया। अंगुली के 5 निशान गाल पर छप गए। चाचा कुंवर जी ने देखा, लेकिन पत्नी को रोकने या कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली। मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है, जबान चलाती है, जबान संभाल कर रख, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। वही उसे मारते देखकर वहां बैठी औरतों के दिल को भी ठंडक पहुंची।
इधर चाची ने दूसरा थप्पड़ उठाया, तब तक अदिति ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं चाची, बिल्कुल नहीं, मारना बंद कीजिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप अपनी कौन सी बात मनवाना चाहती हैं, इस तरह बताइए, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। पर जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, नर्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। अरे तू क्या बोल रही है? मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे सवालों का जवाब देने की, तुमसे इस तरह बात कर मनवाने की। 2 चांटा लगाऊंगी, अपने आप मानेगी। अब छोटी-छोटी बातों के लिए भी मैं चाल चलूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास। अरे अभी ये बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? चलो दरवाजे पर लड़के वाले बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वे बड़े लोग हैं, उनका इंतजार करवाना ठीक नहीं। झटपट तुम तैयार हो और चलो। नहीं चाचा जी, जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती तैयार नहीं होंगी। चाची क्या जरूरत है ये तो आप ही जानती होगी, पर मुझे अच्छे से याद है कॉलेज जाने के लिए आपने क्या शर्तें रखी थी मेरे सामने। बोलते हुए अदिति के साथ सीमा और चाचा कुंवर जी की आंखों के सामने 2 साल पहले की बातें घूम गई। अदिति की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक गए। उनके साथ सीमा और चाचा कुंवर जी की दोनों की आंखों के सामने 2 साल पहले की बातें घूम गई। एक दिन जब वो काम से घर लौटे तो अदिति ने उत्साहित होकर कहा, चाची जी, मैंने एडमिशन करवा लिया है कॉलेज में, कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब अच्छे से पढ़ाई करना, कोई ज़रूरत। वो आगे अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही चाची कमरे से निकली और बोली, किससे पूछकर कॉलेज में नाम लिखाया? चाची, इसमें पूछने की ज़रूरत क्या है? चाचा को मैंने बताया था मुझे आगे की पढ़ाई करनी है तो नाम लिखाना ही पड़ेगा ना। उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, पर खुद पर कंट्रोल कर कहा, देख, जब नाम लिख लिया तब कॉलेज तो तू जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात चाची, कौन सी बात? सब बात तो मानती ही हूँ, जैसा आप कहती है वैसा ही तो करती हूँ। फिर कौन सी बात? यही कि तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी होगी। सुनकर चाचा के साथ अदिति भी अवाक रह गई। पर क्यों? हाँ सीमा, क्यों? इसके पास प्रॉपर्टी मतलब हमारी ही है। क्यों नहीं? उसके पास प्रॉपर्टी है तो हमारी कैसे हुई? आपके तो है चाचा, आप ही रखे हैं, सब देखभाल करें, जो भी पैसे आते हैं आप लोग ही रखते हैं। मैं तो फूटी कौड़ी नहीं लेती, ना ही पूछती हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई में भी मुश्किल से खर्च होते होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लग नहीं रहा, किताब तो मेरे दोस्तों ने दिए हैं। रही बात नर्स की ट्रेनिंग की तो उनकी फीस मैंने अपने कान के झुमके बेच कर दिया है। अरे अभी कुछ नहीं ले रही, लेकिन अब कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी। जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो हो सकता है वो तुम पर दबाव बनाए, प्रॉपर्टी उन सबके नाम करने के लिए तुझे परेशान करे। इससे अच्छा पहले तुम मेरा नाम कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, वो जैसे कहेंगे वैसे कर दूंगी। तो अब की बार चाची ने डबट कर कहा, देख मैं सीधी सीधे बोल रही हूँ, बचपन से मैं तुझे पाल रही हूँ, अब सब करती आई हूँ तो उस पर हक किसका होगा? मेरा ही ना। हाँ, पर मैंने कब मना किया? सब आप लोगों का ही तो है। मैं कहाँ कुछ कभी बोलती हूँ या कभी मांगती हूँ। आप जैसे रख रही है वैसे रहती हूँ। आज तक मैंने कभी किसी चीज़ की डिमांड भी किया? जो दिया आपने उस हिसाब से ले रहा हूँ। पर अब इस तरह से प्रॉपर्टी आपका नाम पर क्यों कर दूँ मैं? क्योंकि मुझे चाहिए इसीलिए कर दूँ। करेगी उसके बाद ही तो कॉलेज जाएगी, वरना नहीं जाएगी। और वैसे भी तो कॉलेज जाएगी तो भी नहीं जाएगी तो भी प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करवा कर ही रहूंगी। अदिति की आंखों में आंसू छलक आए थे, पर उस सबके सामने रोकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहा। पर आज बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि चाचा चाची ने नाना मामा के संग क्यों नहीं जाने दिया, ये संपत्ति के लोभ में ही। ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दूंगी, सब चाचा के नाम कर दूंगी। और अगले दिन कोर्ट जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति चाचा के नाम करने लगी। पर ऐन वक्त पर चाची ने अपने नाम करवा लिया। उसके विरोध करते कुछ होता भी नहीं। फिर यह सोच कभी नहीं कुछ बोली कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर ली तो फिर प्रॉपर्टी खुद भी कमा कर बना लूंगी। लेकिन पढ़ाई जरूरी है, मुझे पढ़ाई करनी है। इसीलिए कोर्ट जाने से पहले ही अदिति ने चाचा चाची से करार करवा लिया, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी न हो तब तक आप मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। और चाची ने भी मान लिया था।
इधर कॉलेज करने के साथ ही उसने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग भी लेने लगी। उसके लिए भी चाची आनाकानी कर रही थी। फिर बहुत ज़्यादा उठा-पटक और उसकी जिद के आगे दोनों तैयार हो गए थे, लेकिन एक पैसा नहीं दिया जब तक 1 साल की पढ़ाई पूरी करने में रह गई। नर्स की ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो फिर इतनी जल्दी शादी क्यों? शादी तो ठीक है, लेकिन ना मुझे दिखाया, ना मैं किसी से मिली, और आज शादी फाइनल भी करने आ रहे हैं। ऐसे कैसे? कौन है लड़का? कैसा परिवार है? वो क्या करता है? कुछ पता नहीं चला। इस तरह मैं कैसे शादी कर लूं? सब कुछ याद कर उसने तुरंत कहा। कुछ याद आया चाची? 2 साल पहले भी आपने पढ़ाई के लिए हाँ कहा था और आपने कहा था कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही शादी करेंगे। फिर अचानक इस तरह क्यों? और तो लड़का कौन है उसके बारे में आपने मुझे हमें बताया तक नहीं। इतना बहस क्यों कर रही है बेटा? तुम्हारी चाची कुछ बोल रही है तो सुन लेना, बात को कर लेना, मान लेना। हम चाचा चाची है, तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। गलत करेंगे क्या? अब तक तो गलत ही करते आए हैं। अब की बार चाचा ने आंख दिखा दी। जितना कहा उतना सुनो, ज्यादा पटर पटर बोलने की जरूरत नहीं। शादी नहीं करने का मूड है, लेकिन बाहर लड़का सबके साथ घूमने के लिए बहुत उम्र हो गई है तुम्हारी। चाचा जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कब किस लड़के के साथ नहीं घूम रही थी? अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा इल्जाम मत लगाइए। झूठ मत बोल, मैंने कल ही देखा है तुम्हें। अपनी आंखों से ज्यादा बहस मत कर। चाची ने जो कहा वो सुनो। जाओ जल्दी से तैयार हो जा। सीमा नाश्ता का प्लेट लाइए, मैं बाहर पर जाता हूँ। जल्दी से इसे चाय लेकर बाहर भेजिए। सीमा नाश्ते की प्लेट लाइए। चाचा ने तेवर में कहा और नाश्ते की प्लेट लिए निकल गए। उनकी बात सुनकर अदिति मन ही मन बोली, चाचा जी ना बस तसल्ली दिलाने के लिए मेरी तरफ बोलते हैं, वास्तव में वो चाची के साथ ही मिले हुए हैं। पर चाहे जो भी हो, मैं ये शादी नहीं करूंगी, बोलकर वो तैयार होने कमरे में चली गई। इधर कुंवर बाबू नाश्ता का प्लेट लेकर जब गेस्ट रूम में आए तो मेहमान ने कहा, ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, पहले हमें लड़की दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल, बिटिया अभी अभी कॉलेज से आई है तो जरा फ्रेश हो रही है। आप लोग चाय पानी लीजिए ना तब तक। हाँ हम तो करेंगे, लेकिन आप बात से मुकरेंगे तो नहीं? मतलब ये लड़की पक्का हमें दे देंगे ना? अरे हाँ हाँ पक्का, और क्यों नहीं, जुबान दी है आपको तो पीछे नहीं हटूंगा। हटने का तो सोचिएगा भी मत। आपने मुझे जुबान दी है, मैंने आपको मुंह मांगी रकम। उन सबको नाश्ते की प्लेट देकर एक बार फिर चाचा जी भाग आंगन में आए। अरे वो तैयार हुई कि नहीं? वो सब जरा जल्दी में बोलते हुए कमरे में आए तो देखा अदिति सादानंद से सलवार कुर्ता पहनकर गुमसुम बैठी थी। अरे थोड़ा काजल पाउडर लगा ले। नहीं लगा रही है? जाइए, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही है, पसंद कर ही लेंगे। बोलते हुए चाची ने उसकी बाह पकड़कर उठा दिया। मध्यम कदकाठी और थोड़ा भरा हुआ बदन की गोरी चिट्ठी अदिति सिंपल से सलवार कुर्ते और कमर तक आ रहे लंबे बाल को बीच मांग निकालकर एक पोनी में बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे पर एक उदासी फैली थी। ये देख चाचा ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमने बात कर ली है, शादी के बाद अवश्य पढ़ने देंगे तुम्हें। तुम जो कामकाज करोगे उनसे भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परेशान क्यों न हूँ? आप चाचा चाची होकर भी पढ़ा नहीं सके। पढ़ाना तो दूर, जीना भी हराम करके रखे हैं। ससुराल वाले पढ़ने देंगे, जो अपना घर संभालने अपनी सेवा करवाने के लिए मुझे लेकर जाएंगे। बोलते हुए अदिति ने गले में दुपट्टा डाला और चाय का ट्रे उठाई चाची के पीछे चल दी, और पीछे चाची के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ एक बड़े डार्क रूम में एक आदमी बंधा हुआ था। उसकी आंख और मुंह पर भी काली पट्टी बंधी हुई थी। वो डर से थर-थर कांप रहा था। वहीं सामने बैठा हुआ शख्स ने जरा जोर से कहा, भीमा इसकी आंख से पट्टी हटाओ और उसके मुंह पर से भी। मैं भी तो जरा देखूं इसकी आंखों में डर कितना है। भीमा ने तुरंत उसके ऊपर से पट्टी हटा दिया। वो डर से गिड़गिड़ाने लगा, सर सर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दूसरों के बहकावे में आकर ऐसा कर लिया। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए एक काम करूंगा, मैं उस भेरवा का इन्फॉर्मेशन आपको ला कर दूंगा। वो आपके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा। वो आपको तब तक गोलियां उसके मुंह में उतर चुकी थी, वो जमीन पर लुढ़क गया था। तू किसी का वफादार नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ रखूं, विश्वास करूं। भीमा इसे ठिकाने लगाओ। जी सर। बोलते हुए भीमा ने डिम लाइट ऑन की तो अपने ही बॉस को देखकर डर गया। आंखों में बेशुमार गुस्सा और कसा हुआ चेहरा देखकर वो थूक निकलने लगा।
तभी फ़ोन बजा। भीमा ने मोबाइल देखते हुए कहा, "ब्रो, दादाजी का कॉल आ रहा है।" उसने घड़ी देखते हुए कहा, "इस वक्त क्यों? तुरंत रिसीव करो।" उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। "भाई, आपके घर काम करने वाले हरी काका का फ़ोन था। दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है।" उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो निकल गया। "मैं घर जा रहा हूँ, इसे ठिकाने लगाओ और तुम भी घर जाओ। मैं दादाजी के पास जाता हूँ। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं नहीं आऊँगा। गोवा में चल रहे होटल का कंस्ट्रक्शन देख लेना।" "जी ब्रो।" वो कार में बैठा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन आज से 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में अदिति की नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए शाम को निकलने से पहले ही वो झटपट रसोई में हाथ चला रही थी ताकि सारा काम समय से निपट जाए। तभी उसे याद आया, उसकी सहेली नीति की बात याद आ गई। कल कुछ चटपटा टिफिन में लेकर आना। लेकिन फिर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, "चटपटा नहीं, मीठा ले जाती हूँ।" फिर उसने झटपट सूजी का हलवा बनाया, टिफिन पैक किया, रसोई का बचा हुआ काम निपटाकर कमरे में चली रेडी होने। उसने लाइट ग्रीन कलर का सलवार कुर्ती दुपट्टा पहना, बालों को ऊंचा बन बनाया और हल्का मेकअप कर बैग टांगे घर से निकली। "चलो, आज समय से पहले पहुंचकर मैं उसे सरप्राइज करती हूँ," मन में बोल रही थी। तभी चाची ने टोक दिया, "ए रुक।" अदिति ने बिना कुछ बोले पलटकर देखा। "अब जरा संभल कर जाना, और हाँ, ले कुछ पैसे पकड़, ऑटो से चली जाना, कोई जरूरत नहीं है उस दुबाइन की बेटी के साथ स्कूटी से जाने की।" अदिति अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगी। अचानक ये चिंता करने की नौटंकी कैसे शुरू हो गई इनकी? अरे ऐसे क्यों देख रही है? आजकल कितना एक्सीडेंट होता है पता है? कल ही मैंने देखा, शर्मा की बेटी स्कूटी पर से गिर गई। चल, कुछ पैसे रख और तू ऑटो से ही चली जाना। अदिति आंखें फाड़ी चाची को देखने लगी। अचानक इतनी चिंता क्यों होने लगी? अरे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे कोई अजूबा देख लिया? अरे जब तू किसी और के घर की अमानत है, इसीलिए बोल रही हूँ, संभल कर जाना। अदिति ने पैसे लिए और कहा, "ठीक है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी।" लेकिन शर्मा की बेटी गिरी नहीं थी, वो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग कर रही थी, इंस्टा पर अपलोड करने के लिए रील बना रही थी। बोलते हुए वो चली गई, पर चाची ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अभी वो दुबे निवास के पास जाकर नीति को कॉल करने लगी कि तभी स्कूटी लिए नीति निकल ही रही थी तो सामने अदिति को देखकर चौंक गई और आंखों से चश्मा हटाकर बहुत गौर से उसे देखने लगी। "अदिति, तुम ही हो ना?" "अरे हाँ, ये तुम ही हो। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जरा चिमटी काटना।" अदिति ने जोर से चिमटी काट ली। "कितना जोर से काट लिया? अब यकीन हुआ मैं ही हूँ?" "हाँ हाँ, हो गया। आज ये क्या हुआ? समय से पहले तू आ गई। आज सूरज किधर से उगा था और किधर डूबा मुझे तो याद नहीं, तुम्हें याद है क्या?" "सूरज अपने नियत जगह और नियत समय पर उगा था और डूबा भी है। फिलहाल चल, अस्पताल चलते हैं, वरना देर हो जाएगी और हम दोनों डांट खाएंगे," बोलकर वो स्कूटी पर बैठने लगी। तभी चाची तो कहीं बातें याद आ गई। "स्कूटी से मत जाना," और तुरंत स्कूटी से उतर गई। "अरे क्यों उतर गई? स्कूटी छोड़ दे, आज ऑटो से चलते हैं ना।" "लेकिन क्यों? ऐसे ही चलो ना।" "अरे लेकिन स्कूटी है तो फिर ऑटो का भाड़ा क्यों देना?" "अरे हाँ तो क्या हो गया, चलो तो फिर भाड़ा तुम दे देना।" "अरे चलना, सिर्फ भाड़ा नहीं, आज अपने लाल चौक का फेमस समोसे भी खिलाऊंगी।" "क्या बात है, किस खुशी में, वो भी बताऊंगी, पहले निकल यहाँ से।" तब दोनों ऑटो में बैठी और अस्पताल से कुछ दूर पहले उतरकर समोसे वाले के यहाँ बैठी, समोसा ऑर्डर किया और दोनों बातें करने लगी। "क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है, नाश्ता भी करा रही है, कोई लॉटरी लग गई है क्या?" "हाँ, कुछ यूं ही समझ।" "अरे वाह, फिर तो जल्दी बोल, मेरी शादी तय हो गई है क्या?" "कब?" "कल कल तय हो गई है, मतलब एक ही दिन में।" अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। "अच्छा, इसी खुशी में समोसे पार्टी दे रही है?" "अरे तू सिर्फ समोसे क्यों, चल जलेबी भी इसके साथ खाते हैं।" "अरे नहीं, मीठे में मैं तेरे लिए हलवा बनाकर लाई हूँ, हम वो रात को खा लेंगे, अभी जल्दी ऑर्डर करते हैं मेरी तरफ से।" फिर उसने जलेबी ऑर्डर किया और दोनों बातें करने लगी। "अरे लेकिन तुम तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, फिर अचानक?" "हाँ, पहले तो मैं सच में तैयार नहीं थी, इसीलिए कल चाचा-चाची से थोड़ी बहस भी हो गई। लेकिन जब मैं उस परिवार से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, और इतने सालों में पहली बार चाची को आज मेरी फिक्र हुई। उन्होंने ही पैसे दिए कि स्कूटी से नहीं, ऑटो से चली जाना। कहीं मैं गिर न जाऊँ, चोट न लग जाए, इसीलिए बोल रही थी अब मैं किसी और के घर की अमानत हूँ।" "अरे वाह, क्या बात है,
मतलब ये शादी तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। देखो ना, शादी तय होते ही किसी चाची के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। वैसे कैसा है परिवार, कहाँ रहता है, क्या करते हैं? तुम्हारे होने वाले दूल्हे राजा कैसे दिखते हैं? कोई फोटो है तो दिखाओ। अगर तुम सांस लेकर बारी बारी सवाल पूछोगी ना तो मैं सबका जवाब दूंगी। मैं तुम्हारी साथी हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। इतना एक सांस में सब बोलने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी शादी की बात सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसीलिए। वो सब दिल्ली में रहते हैं, एक ही बेटा है, बिजनेसमैन है। दिल्ली से लेकर इंडिया के और भी शहर में उनका बिजनेस फैला है। तो खुश हो गई और शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। अरे नहीं, सबसे बड़ी बात कि मैंने पढ़ाई में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और नर्स के काम से भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। मुझे हर तरह की छूट मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए तो मुझे भी अब इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं तो शादी का नाम सुनते ही पहले तो मैंने यही सोचा कि किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैं तैयार हूँ। तो कब है शादी? अगले महीने? इतनी जल्दी? हाँ, उन्हें थोड़ी जल्दी है, फिर अगले महीने बरसात आ जाएगी इसीलिए। सिर्फ उन्हें जल्दी है, तुम्हें नहीं। नीति ने अपना कंधा उसके कंधे को टकराते हुए कहा। सच कहूँ तो मुझे भी जल्दी है। हाँ सच में? ओहो क्या बात है मैडम, कल तक तो शादी के नाम से ही चिढ़ रही थी और अब देखो कितनी जल्दी मची है। अरे नहीं, मैं सोच रही थी कैसा परिवार होगा कैसा नहीं, लेकिन जब से मिली हूँ उन सब की बात सुनी है तो मैं भी अब तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ कौन सा सुखी जीवन है, दिन रात चाची की गाली और ताने खाने से तो अच्छा है खुशी खुशी ससुराल चली जाऊँ। कम से कम इस किचकिच भरे जीवन से छुटकारा तो मिले। हाँ बात तो सही है, पर तेरे होने वाले दूल्हे राजा कैसे दिखते हैं वो तो हमने देखा नहीं। मतलब वो नहीं आया था, सिर्फ उनके परिवार वाले आए थे, अपने काम में बिजी थे। तो उसने कहा आप लोग पसंद कर लीजिए, आपकी पसंद मेरी पसंद। क्या बात कर रही है बहन, कौन से बाबा आदम के जमाने में जी रही है तू? और वो भी मतलब आज के जमाने में भी बिना एक दूसरे को देखे ही शादी तय हो गई। अरे वो नहीं आया, लेकिन उसका फोटो देखा हमने, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था तो नहीं आ पाया। पर उन्होंने बोला अगर हम मिलना चाहते तो बाद में कभी भी मिल सकते हैं। अच्छा तो चल, कोई फोटो हो तो दिखाओ। तब अदिति ने अपने बैग से एक पासपोर्ट साइज फोटो निकाला। नीति लड़के का फोटो देखा, काफी देर तक गौर तक देखती रही। इतनी आंखें गड़ाकर क्यों देख रही है, चल फोटो दे। अरे देखने देना। नहीं, तू ऐसे गौर से देख रही है, लगता है तू मेरा पत्ता कट कर देगी। अरे नहीं यार, इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड का घर जमाने से पहले ही उजाड़ दूँ। तो फिर क्यों इतना गौर से देख रही है? देखना, उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही? उम्र ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 28 साल का है। ज़्यादा उम्र नहीं है, क्या करूँ? कहीं न कहीं तो फिर एडजस्ट करना ही होगा। अब दूसरी जगह हम उम्र लड़का मिल जाए तो फिर इतने ओपन माइंड नहीं होंगे। अभी देखना, अपने बगल में चंचल की शादी हुई है, पढ़ने में कितनी होशियार थी, लेकिन ससुराल में जाकर सब बंद हो गया। कितनी टिपिकल है वो सब। हाँ ठीक है, पर अगर वो मिलने को कहे तो तुम मिल लेना, एक बार शादी से पहले मिलना ज़रूरी है। हाँ, मिल लूँगी। बोलकर दोनों अस्पताल के लिए निकल गए, लेकिन नीति के मन में अभी भी वो लड़का का चेहरा घूम रहा था। इसे तो पहले देखा है, पर कहाँ देखा है, कौन है, याद नहीं आ रहा था। जब तक याद करके कंफर्म ना कर तब तक वो मुंह नहीं खोलना चाहती थी, कुछ कहना नहीं चाहती थी, ताकि अदिति को कहीं बुरा न लग जाए। इधर वो युवक घर पहुंचा तब तक डॉक्टर आ चुके थे। क्या हुआ डॉक्टर? अब दादू कैसे हैं? घबराओ मत, बस एसिडिटी की वजह से हल्का चेस्ट पेन था। मैंने दवाई दे दी है, आराम मिल चुका है, अभी वो सो रहे हैं। मैंने कुछ दवाई दी है, वो भी समय से देते रहना, और हाँ, खाना पीना हल्का ही रखना। यस डॉक्टर, बोलकर दादाजी के बेड के पास ही चेयर लगाकर बैठ गया और न जाने किस पहर से उसकी आंख लग गई। सुबह जब दादाजी की आंख खुली तब उठकर पैर के पास पोते को बैठे देखकर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अर्नव तुम कब आए? अर्नव चौंकते हुए उठकर बैठा। दादाजी आप उठ गए, अब आपकी तबीयत कैसी है? जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
दादाजी क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? कब तक नाराज रहेंगे? जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते, ये गुंडागर्दी छोड़कर सही से अपना जीवन शुरू नहीं कर लेते, अपना परिवार नहीं बसा लेते। एक बार नहीं बार-बार बोल चुका, जब भी आप सवाल करेंगे मेरा जवाब यही रहेगा, नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ भी कहिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे शादी के लिए मत कहिए। तो फिर तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, इस घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दादाजी, आपकी तबीयत का जो होना रहेगा होकर रहेगा। तुम रहोगे तो भी, नहीं रहोगे तो भी। अगर भगवान को अपने घर बुलाना रहेगा तो कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे, यहाँ रहोगे तो फिर हो सकता है खुशी-खुशी जीऊँ। जितनी भी उम्र बची है अच्छे से रहूँ। दादाजी, ये आपकी कैसी जिद है? वैसी ही जैसी तुम्हारी है। अर्नब कुछ नहीं बोला, वो उठकर कमरे से बाहर आया और आवाज़ लगाई। हरी काका, दादाजी के लिए वेजिटेबल सूप लेकर आइए। जी साहब, अभी लेकर आया। तब तक अर्नब फ्रेश हुआ और सूप का बाउल लेकर दादाजी के पास आ गया और उन्हें पिलाने लगा, लेकिन उन्होंने हाथ से रोक दिया। नहीं अर्नब, मेरे हाथ में इतनी ताकत है तो मैं खुद से पी सकता हूँ। तुम अपने हाथ गुंडागर्दी करने के लिए रखो, आज फिर किसी को मारना होगा तुम्हें। दादाजी, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में, पर प्लीज फिलहाल ये सूप पी लीजिए, उसके बाद दवाई खा लीजिए। अब दादाजी कुछ नहीं बोले तो अर्नब अपने हाथों से सूप पिला दिया और दवाई देकर व्हीलचेयर पर उन्हें बिठाकर धूप में गार्डन एरिया में घुमाने ले आए। अर्नब, तुमने नाश्ता किया? नहीं दादाजी, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, यही मेरे सामने करो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। तब हरी का अर्नब का नाश्ता लेकर आ गए और खाते हुए दादाजी से बात करने लगे। देखो, मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी संस्थान में दान कर दूंगा, किसी ट्रस्ट को दे दूंगा। दादाजी, आपकी प्रॉपर्टी आप चाहे जो करिए, मुझे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस तरह ब्लैकमेल करके क्यों मुझ पर अपना निर्णय थोप रहे? वैसे भी मैं प्रॉपर्टी डिजर्व भी नहीं करता हूँ, मुझसे शायद वो नहीं संभलेगा। आज तक देखा आपसे मुझसे कोई काम बराबर हुआ है तो मुझे आपके फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। दादाजी कुछ देर के लिए चुप रह गए। इधर नीति को अदिति की शादी की बातें अभी भी हजम नहीं हो रही थी। इतना अच्छा परिवार है, सब कुछ है, फिर भी अदिति से बिना दहेज के एक बार में शादी के लिए कैसे राजी हो गए? ऊपर से लड़का लड़की एक दूसरे से भी मिले भी नहीं, और ये लड़का, ये फैमिली जान पहचान सी लग रही। किसी पूछूं, माँ को कहूँ? नहीं, अभी माँ को नहीं कहती हूँ, पहले अपने तरीके से पता लगाती हूँ। इसी उधेड़-बुन में कुछ दिन बीत गए। अदिति को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था तो वो निश्चिंत थी, परंतु नीति को ये परिवार कुछ हजम नहीं हो रहा था। खासकर लड़का और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने बातों में भाई नीव को अदिति की शादी के बारे में सारी बात बता दी तो नीव भी चौंक गया। आखिर कैसे तैयार हुई शादी के लिए, वो भी इतनी जल्दी और बिना एक दूसरे को देखे ही? भाई, यही बात मुझे भी हजम नहीं हो रही। मैं ये बात बताऊंगी अपनी सहेली को तो मानेगी नहीं। तुम एक काम करो, उसके बारे में पता करो ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके साथ अच्छा होगा तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन कुछ बुरा हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो उसके बारे में पता करो ना, क्या वाकई परिवार अच्छा है? जैसा वो बोल रही है वही है, कुछ और बात है? अरे हाँ हाँ, मैं पता कर लूंगा। तुम मुझे उस लड़के का फोटो बायोडेटा दे दो। एग्जाम देने दिल्ली अक्सर आता जाता ही रहता हूँ तो वहाँ काफी हद तक एरिया सब पता है मुझे। बोलकर नीव झट से तैयार हो गया। इतनी जल्दी तैयार होने का रीजन ये था कि मन ही मन वो अदिति को पसंद करता था, इसलिए उसकी बात, शादी की बात सुनकर जरा झटका लगा। वो पता करने के लिए तैयार हो गए। नीति के पास उस लड़के का फोटो था ही। अगले दिन बायोडेटा लेकर अपने भाई को दे दिया। वो भी उसी शाम को दोस्तों के संग घूमने के बहाने दिल्ली चला गया। वहां से पता लगाकर फोन किया तो नीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। हेलो नीति, अपने फ्रेंड को मना कर दो। अरे, जिस लड़के से शादी की बात हो रही है वो लड़का नहीं, 40 साल का आदमी है, 2 बच्चों का बाप, ऊपर से गंजा भी है। कुछ साल पहले उसकी पत्नी गुजर गई है, अब उसे दूसरी शादी करनी है। वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस चलता है और ज्यादा कुछ पता नहीं किया मैंने। सुनकर तो नीति नर्वस सी हो गई। फिर कुछ देर बाद तुरंत अदिति को कॉल लगाई, उसे सारी बातें कह दी। सुनकर उसे भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर चाचा चाची की हरकतें जानकर यकीन हो गया। वो भी घबरा गई। अरे, मैं भी ना सच में बहुत बुद्धू हूँ, कैसे उनकी बातों में आ गई, ये जानते हुए भी कि मेरे चाचा चाची मेरा कभी भला नहीं सोच सकते।
तो नीति ने समझाते हुए कहा, तुम रो मत, घबराओ मत, लेकिन हाँ, एक बार चाचा चाची को बोल दो कि लड़के से मिलना चाहती है। ठीक है, मैं बोलती हूँ। उस दिन उसने अपने चाचा चाची के सामने कहा, मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तो चाचा ने तुरंत डांट दिया, क्यों मिलना है? वो इतने बड़े आदमी, उन्हें फुर्सत नहीं है। चाचा, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, शादी थोड़ा समय जरूर निकालेगा, आखिर मेरे साथ उसके भी जीवन भर का सवाल है। अब ठीक है, मिल लेना, परेशान मत हो, मैं उनसे बोलता हूँ समय निकालने के लिए। मिलने से पहले सोच ले, खुद तो इतनी मोटी है, वो इतना बड़ा परिवार है, कहीं तुम्हें नहीं पसंद किया तो। चाची, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, शादी से पहले एक बार मिले, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नहीं पसंद आऊँ। इससे अच्छा पहले ही मिले, बात क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, मैं उन्हें बोलता हूँ। सुनकर अदिति शांत हुई और अपने कमरे में आई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इस शादी से कैसे निकलूं, इसी बारे में सोच रही थी। देर रात तक जब उसे नींद नहीं आई तो यूं ही कमरे से बाहर निकल गई, तो बगल के कमरे में चाचा चाची को आपस में बातें करते सुन लिया। देखिए, वो लड़का कितना भी कहे लड़की को दिखाना मत, नहीं तो पीछे हट जाएगी, कुछ भी करेगी, पर शादी के लिए तैयार नहीं होगी। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होने दूंगा, वरना उससे पहले तो मेरी खैर नहीं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 5 लाख रुपए दिया है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर अदिति अवाक रह गई और वो उल्टे पांव अपने कमरे में आई। लेकिन जल्दी-जल्दी में टेबल पर रखा फ्लावर वॉश हाथ से गिरकर लग गया और जोर की आवाज हुई। वो घबरा गई, कुछ समझ नहीं आया क्या करूं, वो वहीं अवाक होकर खड़ी रह गई। तब तक चाचा चाची ने डोर खोला और लाइट ऑन करते हुए बोले, अरे क्या गिरा? तभी शाम ने अदिति को देखकर चौंक गए। चाचा ने गुस्से से पूछा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? वो हम क्या कर रही थी? हमारी बातें सुन रही थी। अदिति को भी तभी उन सब की बात सुनकर गुस्सा आया था। वो बिना सोचे समझे उसने भी जोर से बोल दिया, हाँ सुन रही थी आपकी बातें। आप लोग मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्या गलत कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ? क्या नहीं कर रहे? अरे एक दूल्हा जो आदमी जो 2 बच्चे का पिता है, उसके साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी क्या सौदा कर दिया? भला आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी ही भतीजी के साथ? अरे आपके कहने पर तो हमने सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी, और क्या समस्या? पूरा दिन रात काम करती हूँ, जो कहते वही करती हूँ, जैसे कहते हैं वैसे रहती हूँ, फिर भी मुझसे इतनी समस्या क्यों है? ये लड़की अपनी बेलगाम जुबान को जरा लगाम दे, बहुत बोल रही है। अरे माँ बाप नहीं है तेरे, फिर भी हम लोगों ने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छे घर में रिश्ता ढूंढ कर लाई, तो खुशी खुशी अपने घर चली जा, और हमारा एहसान मानने की बजाय हम पर इल्जाम लगा रही है। क्या गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ? हाँ, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपने मुझे पाला पोसा अपने फायदे के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं। अगर मेरी भलाई चाहते तो इस तरह मेरा सौदा नहीं करते। अगर सच में ये रिश्ता बहुत अच्छा है तो एक बार अपनी बच्ची के लिए सोचकर देखिए ना, क्या करेंगे आप? ऐसे घर में शादी करेंगे अपनी बेटी का सौदा नहीं ना? तो कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों, ये शादी तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। देख रहे हैं इसकी बदजुबानी कितना बोलती है। ये सब सखी बहिनपा के साथ रहने का, उसी का संगत का असर है। अरे आपके सामने इतना जबान चला रही, इतना बोलती है, तो सोचिए आपकी पीठ पीछे कितना बोलती होगी, मेरा कितना वैल्यू करती होगी। पत्नी की बात सुनकर चाचा भी ताव में आ गए, डपटते हुए बोले, अरे माँ समान चाची से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? माँ समान हूँ चाचा, इनको माँ के समान बोलकर माँ शब्द का अपमान मत कीजिए। अब की बार चाचा गुस्से में थप्पड़ उठा लिए। ए लड़की देख, प्यार से सीधी सीधी समझा रहा हूँ, तो ज्यादा सिर चढ़ने की, इस तरह तमाशा करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, पर अब तो समझे या ना समझे तुम्हारी मर्जी। तू शादी के लिए हाँ कर दे तो भी, ना कर दे तो भी, ये शादी तो होकर रहेगी। मैंने जुबान दे दी है, वो वापस मुकर नहीं सकता। अपनी जुबान दी है, लेकिन बदले में अपने 5 लाख लिए हैं, और जुबान से बढ़कर उसकी कीमत है। और मैं फिर बोल रही हूँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या करेगी? भाग जाएगी यहाँ से, घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ, घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। सुनते ही सीमा झट से आगे बढ़ी, उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी और दांत खींचते हुए बोला, सीधे सीधे अच्छे घर में ब्याह हो रहा है तो चुपचाप मान, उल्टी सीधी हरकतें करके अपने साथ मेरा नाम खराब मत कर समाज में। अरे दुहाजू है तो क्या हुआ, कम से कम परिवार में इज्जत तो रहेगी। अगर भागने का नाम दोबारा लिया ना तो हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी, फिर उसके बाद ब्याह नहीं होगा, सच में बेच दूंगी। फिर किसी के घर की बहू बनकर नहीं, कोठे की रौनक बनकर रहेगी। सुनकर अदिति ने झटके से हाथ छुड़ाया, उसकी कलाई को पीछे तरफ मोड़ते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा मुझे इस तरह की धमकी दी तो मुझे बेवकूफ मत समझना, सीधे पुलिस में जाऊंगी।
चाची सीमा के दर्द से आह निकल गई। वहीं ये देखकर चाचा ऐसे आंखें फाड़कर घूरने लगे मानो आंखें निकल जाएगी। अरे, यह लड़की हमें पुलिस में जाने की धमकी दे रही है और तुम ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? 2-4 झापड़ खींचकर लगाओ और बंद करो उसे कमरे में। चाचा ने तुरंत खींचकर 2 थप्पड़ लगा दिए और उसका फोन छीन लिया। फिर कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस की धमकी देती है, अब पता चलेगा तुम्हें। पड़े रहने दीजिए, 2-4 दिन इसी तरह न खाना मिलेगा न पानी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। बोलकर तुरंत उसने लड़के वाले को कॉल कर दिया, जो कि मुहूर्त है उससे पहले ही आप शादी कर लीजिए। सुनकर अदिति के हाथ में ठंडे पड़ गए। अब क्या करूंगी, किस तरह यहाँ से निकलूं, कहाँ जाऊं, फोन भी नहीं है जो नीति को कॉल करती। वह कुछ देर यूं ही बैठकर आंसू बहाती रही। जब काफी देर हो गया चाचा चाची ने दरवाजा नहीं खोला तो अपने आंसू पोंछा और मन ही मन बोला, नहीं अदिति नहीं, इस तरह बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ उपाय तो तुझे सोचना ही होगा, यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ से निकलकर भागकर जाऊंगी मैं कहाँ? रात भी गहरी हो रही है। फिर उठी और कमरे ने दरवाजे का हैंडल पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो दरवाजा बाहर से लॉक था। चाचा चाची अब तक बाहर ही खड़े थे। डोर खींचते ही आवाज सुनकर कहा, देख लड़की, तू जब तक सीधे सीधे मेरी बात नहीं मान जाती तब तक तू बाहर नहीं निकलेगी। वो भरे हुए आवाज में बोली, चाचा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो शादी आप करने को बोल रहे हैं वो शादी नहीं, सौदा है। मैं वो शादी नहीं चाहती और वो मेरे लायक तो है भी नहीं। तो फिर तुम बंद कमरे में रहने के लायक हो। बोलकर वो दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। अदिति ने अब अपने आंसू पोंछा और हिम्मत से काम लेने का सोचा, बाहर निकलने का उपाय ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर कमरे के पीछे साइड खुलने वाली छोटी सी स्लाइड वाली खिड़की पर गई। उसने तुरंत दुपट्टे को अपने कमर में बांधा और बिना आगे पीछे सोचे कूद गई खिड़की से। खिड़की छोटा होने की वजह से उसके स्किन जगह जगह छिल गई। नीचे पैर में कांच और पत्थर के टुकड़े चुभ गए। वो दर्द से करा उठी, पर उसने अपना मुंह अपने हाथों से दबा लिया। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। तभी बगल के कमरे में फिर चाचा की आवाज सुनाई दी, अरे एक बार जाकर देखो वो लड़की जगी है कि सो गई। अरे छोड़ो ना, इतनी रात गई, जाकर करेगी कि क्या, रोएगी। रोते रोते जब थक जाएगी तो सो जाएगी, अब सुबह देखेंगे। अदिति ने सुना तो डर गई। फिर हिम्मत कर उठी और धीरे धीरे चलकर रोड पर आकर तेज कदमों से भागने लगी। कांच चुभने की वजह से पैर में दर्द बेशुमार था, लेकिन बिना उसकी परवाह किए वो भागी जा रही थी। वो कुछ देर भागी तो ख्याल आया, इतनी रात को भागकर कहाँ जाऊंगी। अगर नीति के घर भी गई तो उसके माँ-बाप 100 तरह के सवाल करेंगे। या तो हो सकता है चाचा-चाची को फ़ोन करके बता दे। मन में यही सोचते हुए वो रोड पर भागी जा रही थी। इधर दुबे निवास में नींव पहले मंजिल पर बने अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, इसीलिए देर रात तक जागकर पढ़ाई पढ़ते। अचानक उसे झपकी आने लगी तो उसने उठकर एक घूंट पानी पिया और खिड़की पर हवा खाने आ गया ताकि नींद खुल जाए। वो खिड़की पर खड़ा हुआ, तभी उसकी नज़र रोड पर जा रही अदिति पर पड़ी। अरे इतनी रात गई, सुनसान सड़क पर ये लड़की कौन भागी जा रही है? क्या किसी मुसीबत में न इसके पीछे कोई गुंडे बदमाश तो नहीं पड़ा? नीचे जाकर देखूं, उसकी मदद करूं। नहीं नहीं, हो सकता है वो किसी काम से जा रही, लेकिन अगर कुछ काम होगा तो इस तरह क्यों भाग कर जाएगी? मन ही मन वो बोल रहा था, खुद ही कुछ सवाल जवाब कर रहा था। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी मुसीबत में रहेगी तो मदद कर दूंगा। मन में बोलते हुए शर्ट पहना और तुरंत घर से बाहर निकल गया। वो रोड पर निकला तब तक अदिति आगे बढ़ चुकी थी। वो पीछे से कदम तेज करके भागा और बोला, सुनिए, आप कौन है? इतनी रात गए, कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी मुसीबत में है? आवाज सुनकर अदिति वहीं रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए, अगर किसी मुसीबत में है तो घबराइए मत, बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब की बार आवाज जाने पहचाने से लगी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने नीम को देखकर आंखों में आंसू भर आए। अरे अदिति जी, आप यहाँ इतनी रात के कहाँ जा रही है? बोलकर वो उसके आगे खड़ा हो गया तो अदिति भी रुककर सिर झुकाकर जोर जोर से सिसकने लगी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा अदिति की जिंदगी में जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।